Good morning, students. In this class, I am going to start with the topic photorespiration. Before I have to start, first revise our previous class content or previous topics. That is कि what is photosynthesis. और एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं स्टार्ट करने से पहले. तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन होता है. देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट फॉर्म देयर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज देन रिलीज एंड ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होते हैं जो होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है. दैट इज फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में सिंपली एटीपी सिंथेसिस और NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था. NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था. नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है इन कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है. कार्बोहाइड्रेट. अब ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ये भी डिफरेंट टाइप से हो रहा था इन डिफरेंट प्लांट्स. दैट इज C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. जब कार्बोहाइड्रेट को जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जा रहा था तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था वो 3 कार्बन अगर हो रहा था देन इट शुड बी कंसीडर एज 3 कार्बन अगर हो रहा है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर भी मिल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा C3 प्लांट्स और C3 पाथवे. और जिस पाथवे के थ्रू कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रहा है देन उसे क्या बोला जाएगा C3 पाथवे. और जिस प्लांट्स में फॉर्मेशन हो रहा है तो देन उसे उस प्लांट्स को C3 प्लांट्स बोला जाएगा. देन यहाँ पे जो प्लांट्स अगर हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जिस भी प्रोडक्ट में जो पहला प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है जो भी प्लांट को मिल रहा है पहला प्रोडक्ट वो 4 कार्बन एटम है दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. तो इसलिए ये जो पाथवे यूज किया जा रहा है C4 पाथवे एंड जिस प्लांट में हो रहा है उस प्लांट को C4 प्लांट्स बोला जा रहा है. तो ये हमने इतना तक यहाँ तक डिस्कशन प्रीवियस क्लासेस में जितनी भी किए हैं वो कर लिया है. देन वी प्रोसीड टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. आज का टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन से ये पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में प्रोसेस है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो रेस्पिरेशन नॉर्मली हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं वैसे ही रेस्पिरेशन यहाँ पे भी फोटो रेस्पिरेशन क्यों नाम दिया गया है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जा रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं किया जा रहा है ऑक्सीजन ट्रैप किया जा रहा है. तो इसके लिए जो हमने अभी C3 और C4 प्लांट अभी डिस्कस किए थे तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन चेंज होता है. दैट इज कि जितने भी C3 प्लांट्स हैं वहाँ पे जनरली फोटो रेस्पिरेशन देखा गया है और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है. ये क्यों एब्सेंट होते हैं तो हेडिंग इज फोटो रेस्पिरेशन. टॉपिक इज फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन. तो इससे पहले जो इतने भी C3 प्लांट्स हैं उन्हीं में ये फोटो रेस्पिरेशन होता है और जो अदर प्लांट होते हैं C4 प्लांट्स वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. इसका मेन रीज़न है रुबिस्को एंजाइम. दैट इज कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है जितने भी C3 प्लांट्स हैं अगर वहाँ पे कैल्विन साइकिल देखा जाए और C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल देखा जाए तो कैसे होती है. ये C3 प्लांट्स हैं C3 plants, here is C4 plants. यहाँ पे अब कैल्विन साइकिल क्या हो रहा है सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रैप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन दैट इज ग्रुप P
राइबुलोज बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को, रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज से ये नाम से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे ये एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है उतनी ही इफिशियंसी के साथ। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलेज की भी ऑक्सीजनेज की भी। दैट इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। जब भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर सिमिलर अमाउंट में होंगे ऑक्सीजन के ही अमाउंट में और सिमिलर होंगे तो इसकी इफिशियंसी घट जाएगी, ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन शो करेंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों कंपटीशन करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कौन इससे इस एंजाइम से बाइंड कर सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तब क्या होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा इससे बाइंड करने के लिए, ज़्यादा कैपेबल होगा इस रुबिस्को एंजाइम से बाइंड करने के लिए। और यहाँ पे 5 कार्बन ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन एटम। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए उसके जगह पे क्या मिलता है, जनरली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जब ग्रुप पी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जनरली हमें मिलते हैं। मॉलिक्यूल हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्योंकि 5 कार्बन ये है प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ 6 हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सेम अमाउंट में होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर जाएगा रुबिस्को एंजाइम से, तब क्या होगा कि यहाँ पे 5 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट हमें 2 मिलेगा, दैट इज एक 4 कार्बन और एक 2 कार्बन, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट। One is phosphoglycerate, 1 molecule, and second is phosphoglycolate, फॉस्फोग्लाइकोलेट 1 मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये भी 1 मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें फॉस्फोग्लिसरेट 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलना चाहिए, लेकिन हमें जब ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है रुबिस्को बिसफॉस्फेट तो हमें ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। अब ये यहीं पे ये साइकिल यहीं पे स्टॉप हो जाती है। जनरली जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, डार्क रिएक्शन, वहाँ पे C3 पाथवे के थ्रू हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलना है। देन ये प्रोसीड करेगा, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है, और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाएगा। तो केल्विन साइकिल में ये अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जाता है और हमारा प्रोडक्ट हमें सुक्रोज और ग्लूकोज हमें मिल जाएगा, ट्राइओज।
तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दोनों में ब्रेक हो जाते हैं। अब जब ये दोनों में ब्रेक हो जाते हैं तो जनरली रेस्पिरेशन क्यों होती है हमारे बॉडी में? अगर हम प्लांट में भी रेस्पिरेशन देखें तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है कि हम की प्रोडक्शन करना है एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस करना है इन रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूटिलाइज, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनना था सुक्रोज, जो सुक्रोज नहीं बन पाता है, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये साइकिल पूरी रुक जाती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है, और एटीपी सिंथेसाइज भी नहीं हो पाता है, देन एनएडीपीएच का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। ये अभी तक डिनोटेड नहीं है कि अभी ये प्रोसेस होती क्यों है, और मतलब इसका क्या बेनिफिट है इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में अभी तक ये किसी भी क्योंकि जनरली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं, दैट इज कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर रेस्पिरेशन भी सिमिलरली अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन टर्म यूज़ किया जा रहा है, तब भी वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच2 और H+। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरी प्रोसेस रुक जाती है। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, अनदर मॉलिक्यूलर फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, वन मॉलिक्यूल एंड बोथ वन मॉलिक्यूल रहते हैं, और फाइनली जो स्टेप होता है वो रुक जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्दर सिंथेसिस नहीं हो पाती है। और C4 प्लांट्स में क्यों फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, सिर्फ C3 प्लांट्स में क्यों डिनोट किया गया है? ये हमें जो केल्विन साइकिल है, दोनों में अगर केल्विन साइकिल के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। जब यहाँ पे C4 प्लांट लेते हैं तो यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अगर C4 प्लांट्स देखा जाए तो यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होते हैं। रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या केल्विन साइकिल कैसे होती है? तो डार्क रिएक्शन में जब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बाइंड करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड से, और C4 कार्बन बनाता है, दैट इज ऑक्जेलो containing molecule, that is ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था? 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रूबिस्को बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि जितनी भी मीजोफिल सेल्स होती हैं वो बंडल शीट के अराउंड होती हैं, और मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब ये इतनी प्रोसेस मीजोफिल सेल में होती है, मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है। देन इसके बाद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ट्रांसफर होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं बंडल शीट सेल में। अब बंडल शीट सेल में यहाँ पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होता है वन कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जब बाइंड करता है
तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब इसे रिलीज कर देता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो फिर से यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब यहाँ पे फिर से ये साइकिल रन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैल्विन और C3 साइकिल में और C3 पाथवे में क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को से बाइंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मीसोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करते हैं और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और जिसका काम यही रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ सेल तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे बंडल शीथ सेल तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है, फिर से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन यहाँ पे एक एटीपी यूज किया जाता है, एटीपी और यूज कर लिया जाता है, दैट इज यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, फिर से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एनर्जेटिक हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो गया। यहाँ पे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसे एनर्जी प्रोडक्शन में यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को दे दिया जाता है एनर्जी के लिए, और यहाँ पे एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि C3 प्लांट्स में रूप पी दैट इज एल्युलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है, देन 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। देन ये अलग प्रोसेस, फिर ये साइकिल में प्रोसीड करती है साइकिल, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन कैल्विन साइकिल। C4 प्लांट्स में क्या होता है कि यही रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होते हैं इन मीसोफिल सेल्स, लेकिन बंडल शीथ सेल में अभी भी प्रेजेंट है। मीसोफिल सेल्स में अब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मीसोफिल सेल्स में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट सिंपली इन द एब्सेंस ऑफ रूबिस्को और रूप पी प्रोटीन और एंजाइम के एब्सेंस में यहाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और फॉर्म कर देता है 4 कार्बन एटम दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। यहाँ पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के बाद ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अब ट्रांसफर कर सकते हैं। जब जैसे ये बंडल शीट में पहुंचते हैं वैसे ही इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैल्विन साइकिल में चला जाता है। अब यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को नहीं बाइंड करता है, और रूबिस्को ही एक एंजाइम ऐसा है जो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे जब रूबिस्को नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी वही होगी जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करने की पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि ये आउटर से मीसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन आ सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आ सकते हैं। अगर दोनों का अमाउंट अगर बराबर में हो तब भी दोनों में से फॉर एग्जांपल अगर सेम कंसंट्रेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का इन एनवायरनमेंट एंड ऑक्सीजन, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है रूबिस्को से। लेकिन पहला रीज़न ये है कि ये रूबिस्को एंजाइम मीसोफिल सेल्स में नहीं होते हैं और बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इस बंडल शीथ सेल में रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है। तो अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन भी हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड
के होने की वजह से रूबिस्को हमेशा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। ये कंडीशन यहाँ पे कब आ जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेम अमाउंट में हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज किए जा रहे हैं इन बंडल शीट सेल। तो बंडल शीट सेल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते रहेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हमेशा रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस C3 प्लांट्स में होते हैं और C4 प्लांट्स में एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये अननोन, इसका फंक्शन अननोन है कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ना NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या तो प्लांट्स कोई भी प्रोसेस एनर्जी के लिए करेंगे, नहीं तो अपने फूड सोर्स के लिए करेंगे, ना ही इससे कोई फूड सोर्स यूटिलाइज या मिल रहा है प्लांट्स को, ना ही एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे और इंटरनल फैक्टर्स पे। व्हाट आर दीज एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर? तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर ले लेते हैं। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल दैट मीन कि प्लांट्स, जिस प्लांट रिस्पॉन्सिबल, ये प्लांट के रिस्पेक्ट में इंटरनल है, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर? अगर कोई भी प्लांट लेते हैं तो उसके इंटरनल फैक्टर दैट इज कि प्लांट की एज क्या है, प्लांट की एज क्या है, हाइट क्या है और वो किस तरीके के सराउंडिंग में रह रहा है, उसका एनवायरमेंटल मतलब कि उसकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कैसी, उसकी एनाटॉमी कैसी है, तो उसके ऊपर भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी या रेट टोटली डिपेंड करेगा। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं? दैट इज एज ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट्स, कौन हाइट कितनी है, दैट इज कि शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही डेंस फॉरेस्ट में अगर देखा जाए तो अगर शॉर्ट प्लांट होंगे तो उनकी फोटोसिंथेसिस जरूर अफेक्टेड होगी, क्योंकि अगर शॉर्ट प्लांट है दैट मीन कि वो किसी लार्ज प्लांट के अंडर में हो सकते हैं। और अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी भी लो अमाउंट में उन्हें मिलेगी। जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो सिंपली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, दैट मीन्स कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है पूरी, तो लाइट रिएक्शन अफेक्टेड हो जाएगी और दैट मीन्स कि पूरा फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर, लीफ शेप कैसे हैं और लीफ ओरिएंटेशन कैसा है, तो ये सभी डिटरमाइन यहाँ पे करेगा। लीफ ओरिएंटेशन ना एक्सटर्नल फैक्टर कैसे हैं? दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर की प्लांट्स को छोड़ के जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट और लाइट इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है और ह्यूमिडिटी कितनी वेरी कर रही है ह्यूमिडिटी कितनी वेरी कर रही है। देन यहाँ पे वाटर स्ट्रेस क्या है, वाटर स्ट्रेस। तो ये सभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इतने फैक्टर्स, अगर सनलाइट है तो और टेम्परेचर है क्या अफेक्ट होगा और ह्यूमिडिटी होगा तो क्या अफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस पे, और वाटर स्ट्रेस हो जाए तो क्या होगा, या वाटर की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1905 में ब्लैक्समैन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया था।
ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर। 1905 में ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था, अगर किसी भी प्लांट पे अगर मोर देन 2 फैक्टर अफेक्टेड है, अगर कोई भी प्लांट और फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो रही है मोर देन 2 प्लांट से, तो सबसे पहले उस फैक्टर को लिया जाएगा और उस फैक्टर पे हमारी फोटोसिंथेसिस डिपेंड होगी जो मिनिमम अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सब कुछ है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर स्ट्रेस है और ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल लिया जाए, सभी चीज़ें हैं लेकिन टेम्परेचर बहुत लो इंटेंसिटी में बहुत लो टेम्परेचर है, तो फोटोसिंथेसिस को में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए उनके एंजाइम एक्टिवेट हो पाए, उस टेम्परेचर को जो लिमिट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का उस टेम्परेचर पे डिपेंड होगा जो उसका मिनिमम एक्टिवेशन का मिनिमम टेम्परेचर होगा। जैसे कि किसी भी प्लांट के लिए अगर सनलाइट प्रॉपर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर स्ट्रेस है और टेम्परेचर है, तो अगर लो टेम्परेचर है तो उसकी एनर्जी, उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो पा रहे हैं या नहीं है, जिस भी टेम्परेचर पे वो मिनिमम क्वांटिटी जिस पर वो एक्टिवेट हो जाए एंजाइम, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन का लिमिटिंग या फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर्स, if a chemical process is affected by more than one factor, then the rate of photosynthesis depend on minimal amount of one of the limiting factor। तो किसी एक पर वो डिपेंड करेगा, दैट इज कि अगर हम किसी भी ऐसे प्लांट को लेते हैं जो लो टेम्परेचर पे रह रहा है, तो वहाँ पे हम उसकी फोटोसिंथेसिस देखेंगे जहाँ पे उसके जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जा रहे हैं, अपना रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे सेपरेट देख लेते हैं लाइट का क्या फंक्शन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर और वाटर स्ट्रेस डिफरेंट देख लेते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स जब लाइट लेते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट तक ही बढ़ता है। किसी भी अगर लाइट हम देते हैं तो
एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी तक ही बढ़ता है, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि जब हम हाई इंटेंसिटी की लाइट देते हैं तब क्या होता है कि एक सर्टेन एज तक तो सर्टेन अमाउंट तक तो बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जब सभी सैचुरेटेड हो जाएंगे, क्लोरोफिल हमारे सभी सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर फर्दर उनका एक्टिवेशन नहीं होगा, और ज़्यादा इंटेंसिटी अगर दी गई तो वो डिग्रेडेड होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक लाइट तक ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, और अगर हमने बढ़ाया तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्लोरोफिल है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो डिग्रेडेड होना स्टार्ट कर देंगे। तो इन हाई इंटेंसिटी very high intensity of light chlorophyll photosynthetic pigment डिग्रेडेड होना स्टार्ट कर देते हैं, और हाई इंटेंसिटी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी C3 प्लांट्स हैं, अभी हमने फोटो रेस्पिरेशन में C3 प्लांट्स का देखा कि अगर हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, अगर कंसंट्रेशन हाई होगा इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट, तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी? अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितने भी C3 प्लांट्स हैं वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होगा, और रुबिस्को एंजाइम अगर तभी बाइंड करेगा एफिशिएंटली, तभी बाइंड कर पाएगा जब वहाँ पे कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब कि वहाँ पे अच्छे से वो फंक्शन कर पाएगा, दैट इज़ कि रुबिस्को एंजाइम तभी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, और प्रोडक्टिविटी फाइनली ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन, यही कंसंट्रेशन कम कर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर यहाँ पे कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपटीशन करने लग जाएगा रुबिस्को, देन फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर देगा और प्रोसेस टोटल ज़ीरो हो जाएगी। जो प्रोडक्टिविटी है वो टोटल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये आगे यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो जितने भी C3 प्लांट्स हैं, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होगा, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस हमेशा बढ़ेगा। अब C4 प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि C4 प्लांट्स में रुबिस्को नहीं होता है, तो ये मिनिमम लो अमाउंट या लो कंसंट्रेशन पे ही कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाते हैं और हाई प्रोडक्टिविटी अपनी दे देते हैं। लो अमाउंट पर ही हाई प्रोडक्टिविटी इनकी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब लो रहता है तभी इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम कितना भी बढ़ाएं, एक बार सैचुरेटेड हो गए तो बस इसके बाद अब नहीं प्रोसेस होगी। एक बार सैचुरेशन हो जाने के बाद फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट पे ही सैचुरेटेड हो जाते हैं जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं। देन थर्ड इज वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है? वाटर स्ट्रेस से, क्योंकि जब वाटर स्ट्रेस होता है दैट इज कि वाटर की कमी हो गई, यहाँ पे वाटर की जब कमी हो जाती है तब क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो कर्ल करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जो सेल की टर्जिडिटी होती है और सेल एकदम मतलब स्ट्रेट होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वाटर स्ट्रेस होने पर उसके
लीफ के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर एंटर नहीं कर पाते हैं लीफ सेल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एंटर कर पाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस जो है डिक्रीज कर जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा वाटर स्ट्रेस में। और सेकेंड यहाँ पे जो एक टर्जिडिटी होती है वो सेल की लॉस हो जाती है। अब सेल का जो लीफ का एक अपना सरफेस एरिया रहता है, जितना सरफेस एरिया होगा उस अमाउंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब लीफ कर्ल कर जाती है, लीफ के कर्ल करने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है और देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन लो अमाउंट में होने लग जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड लाइट, देन फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी होना जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेटिक जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं, एक उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर हाई भी हो गया तब भी एंजाइम डिग्रेडेट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि जितनी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनके बॉन्ड्स अगर टूट गए तो बॉन्ड्स टूटने की वजह से वो एंजाइम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और टेम्परेचर मिनिमम भी हो गया तब भी वो एज सच उनकी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन शो डिपेंड करते हैं इन डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर फाइनल। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो रहा है।